वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एग्जामिनेशन ऑफ अपर लिम्स। तो इसके अंदर हम देखेंगे 6 चीज़ को हम चेक करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अपीयरेंस, टोन, कोऑर्डिनेशन, पावर एंड सेंसेशंस एंड रिफ्लेक्सेस। ओके, तो यहाँ पर हम इन 6 चीज़ों को चेक करेंगे और पता लगाएंगे कि किस तरीके से जो अपर लिम्स हैं वो फंक्शनिंग कर रही हैं, जो मसल्स हैं, जो नर्व सप्लाई है वो इंटैक्ट है या नहीं है, टोन कैसी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके अभी हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपीयरेंस कि मसल जो है अपर लिम्स की वो किस तरीके से अपीयर हो रही है, वो हमें ऑब्जर्वेशन से दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहले देखना है असिमेट्री और डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ठीक है, असिमेट्री का मतलब है कि एक साइड, एक हाफ ऑफ द बॉडी में, हाफ अपर लिम्स के अंदर कोई अपीयरेंस में डिफरेंस तो नहीं नज़र आ रहा है, या कोई हाइपरट्रॉफी ये तो नहीं नज़र में आ रही है। ओके, फिर है हमारा मसल वेस्टिंग। अगर कोई बहुत टाइम तक किसी मसल को यूज़ नहीं करता है तो वहाँ पर मसल वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। ओके, मसल हाइपरट्रॉफी अगेन वही है कि ओवर यूज़ की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से जो मसल्स हैं वो हाइपरट्रॉफी में चली गई, मतलब नंबर्स जो हैं उनके वो इंक्रीज़ हो गए हैं। मसल फेसिकुलेशन होता है आपका आफ्टर द एक्सरसाइज, जो एक वाइब्रेशन सी फील होती है ना, एक वाइब्रेटेड वो, तो वो वाइब्रेशन आफ्टर द लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज जो होती है उसको बोलते हैं फेसिकुलेशन। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, टोन क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में टोन है क्या। जो हमारे रिलैक्स्ड मसल्स के अंदर जो एक टेंशन है, एक रेजिस्टेंस है ना, जैसे ये मेरा हाथ है। ओके, अब इसमें एक नॉर्मल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे टोन। अगर वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जो मूव करना है, जो मूवमेंट करने में रेजिस्टेंस ज़्यादा फील होगा तो आप उसको मूव नहीं कर पाओगे। तो और जब ये रेजिस्टेंस या टोन इंक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपर मीन्स ज़्यादा, टोनोसिटी मतलब टोन का बढ़ना। ओके, जो अगर टोन कम हो जाती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिसिटी। तो यहाँ पर जब इंक्रीज होगी टोन तो वो 3 तरीके से इंक्रीज होती है। ओके, जो है आपका एक एक क्लास नाइफ, जिसमें क्या होगा, जो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस होगा ना, जब आप रेंज ऑफ मोशन पूरा कराने की कोशिश करोगे, शुरू करोगे, तो आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा। जैसे जस्ट सपोज कि ये मेरा हाथ है और इसको आप इस तरीके से मूव करा रहे हो। ठीक है, रिस्ट को इस तरीके से मूव करा रहे हो, तो इनिशियली जब आपने इनिशिएट किया ना तो आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, बट जैसे जैसे आप अपर द रेंज आओगे तो ये बहुत ईजिली जो है मूव हो जाएगा हाथ मेरा। ओके, तो ये था आपका क्लास नाइफ। इसका जो नाम है ना वो इस बेसिस पे रखा गया है कि जो दूल्हा होता है ना उसके पास जो एक छोटा सा नाइफ होती है, उसके अंदर उसको रखने के लिए कवर भी होता है। तो इनिशियली जब उसके अंदर आप नाइफ को डालते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस फील होता है, बट एक बार अगर वो रेजिस्टेंस ओवरकम हो जाता है तो वो नाइफ ईजिली उसके अंदर क्लास्प के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ऐसा वाला जो रेजिस्टेंस है आपको, जो हाइपरटोनिसिटी है, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। दूसरी है हमारी लेड पाइप। लेड पाइप में क्या है कि आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज ही रहेगा पूरे रेंज ऑफ द मोशन में। रेजिस्टेंस जो है जैसा आपको इनिशियल रेंज पर फील हुआ है ना वैसा ही पूरी रेंज में फील होगा, तो उसको हम कहते हैं लेड पाइप। ठीक है, जैसे आप जो पाइप होता है हमारा जो वाटर फिटिंग में यूज़ होता है, अगर आप उसको मोड़ेंगे ना तो सेम रेजिस्टेंस, बिकॉज वो प्लास्टिक से बना हुआ है तो वो प्रॉपर प्लास्टिक जो है सेम रेजिस्टेंस को देती है। ठीक है, और जो ऐसा वाला जो हाइपरटोनिसिटी है ये हमें एक्स्ट्रा पिरामिडल रीजन्स में देखने के लिए मिलेगी। थर्ड वन इज़ द कॉग व्हील। कॉग व्हील में क्या होता है, एक ट्रेमर टाइप चलता रहता है, मतलब बढ़ती रहेगी ट्रेमर सा चलता रहेगा, तो उसमें होता है रैकेट लाइक इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। ओके, ये भी आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। थर्ड चीज़ है हमारी पावर। पावर क्या होती है कि कोई भी मसल एक लिमिटेड टाइम के अंदर कितनी फोर्स लगा के उस काम को कर पा रही है। ओके, ये हमने जब हम छोटे थे तब भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, कि पावर जो होता है वर्क अपॉन फोर्स, कि कितना काम वो कर पा रही है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये जो पावर होती है इसका रिलेशन आपका फोर्स से होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितना वो काम कर पा रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर अब देखो, इसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पर एक स्केल बनाया हुआ है पावर का, वो है MRC, मेडिकल रिसर्च काउंसिल स्केल। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने कोई पेशेंट है, उसकी रेजिस्टेंस को, उसकी पावर को आप कैसे जज करोगे? सबसे पहले कि अगर आपने उससे बोला कुछ काम इनिशिएट करने के लिए, तो वो क्या होगा, उसके अंदर उसने आपने बोला कि हाथ को उठाना है, बट आपने बोल तो दिया, बट वो उठा ही नहीं पा रहा, कोई कॉन्ट्रैक्शन आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर 0 ग्रेड होगा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या होगा कि आपने बोला हाथ उठाना और वो कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा जो है एक फ्लिकरिंग, आपको थोड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है कि वो कोशिश कर रहा है, तो इस तरीके से आपको ट्रेस दिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के। सेकंड है एक्टिव मूवमेंट विद ग्रेविटी एलिमिनेटेड, मतलब ग्रेविटी जो है वो हमारी ऑब्वियसली डाउन साइड लगती है, तो जब आप उसके ऐसे प्लेन में मूवमेंट करोगे, जैसे कि मैं अगर ये वाला मूवमेंट ऐसे करती हूँ तो ये मेरी अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, बट अगर मैं इस मूवमेंट को इस तरीके से करूँगी तो यहाँ पे ग्रेविटी का जो रोल है वो कम हो जाएगा, बिकॉज प्लेन चेंज हो चुका है। ओके, तो यह है हमारा ग्रेविटी को एलिमिनेट करना। थर्ड है हमारा, अगर वो मूवमेंट कर पाता है इसके अंदर तो उसका ग्रेड आपका 2 है, और अगर फिर वो ग्रेड 3 के अंदर क्या होगा कि अगेंस्ट द ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी ऑल्सो प्ले अ गुड रोल एक रेजिस्टेंस देने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो मिनिमम जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेविटी का लगेगा मूवमेंट के अंदर, अगर वो अगेंस्ट द ग्रेविटी कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका ग्रेड 3 है। फिर फोर्थ ग्रेड के अंदर क्या है आपका, आप रेजिस्टेंस के साथ साथ अपने ग्रेविटी के रेजिस्टेंस के साथ साथ आप अपना भी रेजिस्टेंस उसको दोगे। ठीक है, अभी मेरा एक हाथ इस कैमरे को पकड़ रहा है, दैट्स वाई मैं शो नहीं कर पा रही। ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से दबाओगे, जैसे इसको ले लो कि ये आप अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रहे हो और ग्रेविटी का नीचे तो लग ही रहा है, तो इसके अगेंस्ट जब ये काम कर लेगा तो इसका मतलब है कि ग्रेड 4 है। और फिफ्थ ग्रेड के अंदर आप और ज़्यादा रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे और वहाँ पर फिर आपका जो है रेजिस्टेंस अब ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल पावर है, मतलब इट्स अ ग्रेडिंग सिस्टम, तो नॉर्मल पावर यहाँ पर आप फिफ्थ ग्रेड पर बोल देंगे। अब देखिए फोर्थ देखते हैं सेंसेशंस जो चेक करी जाती हैं वो करी जाती हैं आपके सेंसरी पाथवेज को चेक करने के लिए, जो आपके असेंडिंग ट्रैक्ट्स लेकर के जाते हैं इंफॉर्मेशन को टूवर्ड्स दी CNS और ब्रेन, तो वहाँ पर ये सारे पाथवेज होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं। ओके, तो अगर ये जो चेकिंग है, अगर ये सेंसेशन एग्जामिनेशन अगर सही होती है तो इसका मतलब है कि आपके जो पाथवेज हैं वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका पेन, तो पेन के लिए क्या होगा, पेन आप या तो उसको नीडल चुबा दीजिए या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे उसको पेन फील हो, तो वो आपका पेन पाथवे के लिए हो गया। लाइट टच, आप इस तरीके से उसको आराम से स्मूथली टच करके उससे पूछ सकते हैं कि आपको टच फील हुआ, दोनों साइड पर टच करके देखिए क्या आपको टच फील हुआ या अब हो रहा है या पहले हो रहा है, उससे पूछना है। ओके, थर्ड है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे, एक 2 ट्यूब्स के अंदर कोल्ड और हॉट, उस कोल्ड और हॉट वाटर लेंगे जिसके अंदर उसको टच कराएंगे और पूछेंगे कि क्या ये हॉट है या कोल्ड है, आपको क्या महसूस हो रहा है। फोर्थ है आपका जॉइंट पोजीशन सेंस, आइज क्लोज करा करके उससे आप मूवमेंट करेंगे उसके हैंड का या लेग का और फिंगर्स का, तो आप उससे पूछेंगे कि क्या ये नीचे है या ऊपर है। ठीक है, जैसे आपने फिंगर ही ली उसकी और फिंगर से उसको आपने पैसिवली उसको नीचे किया फिर ऊपर किया, तो आप उससे पूछेंगे क्या ये नीचे है ऊपर है, आपको कहाँ फील हो रही है। फिफ्थ है वाइब्रेशन। सिक्स वन इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है क्या होता है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है, 2 निडल लाइक शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत पास होते हैं, तो वहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके पेशेंट की स्किन पर रखना है और उससे पूछना है कि क्या आपको 2 पॉइंट फील हो रहे हैं या सिर्फ 1 पॉइंट फील हो रहा है, क्या कितने पॉइंट्स फील हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। स्टेरियोग्नोसिस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपके हाथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, उस चीज़ को पहचान पाना कि आपका ये जैसे मेरे और ड्यूरिंग दिस आइज़ क्लोज रहेंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपने मेरे हाथ में पेन दे दिया पेशेंट के हाथ में, तो वो उसको फील कर पाएगा, है ना। एक नॉर्मल मेमोरी तो सेव होती है कि ऐसा स्ट्रक्चर किस चीज़ का होता है, तो वो आइज़ क्लोज करके उसको पूछना है कि आपको ये क्या लग रहा है। ठीक है,
तो उसके बाद जो है अगर वो बताता है तो इट्स वेल एंड गुड। तो सी प्रोसेस को बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस। 8th वन है, दिस वन इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो हम सबको पता है, बस इसका नाम आज पता लगने वाला है। इसको बोलते हैं ग्राफी एस्थेशिया। इसका मतलब होता है कि इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाना कि आपके जो पाम पर या बैक पर क्या लिख रहा है। जैसे बचपन में जब हम खेलते थे, किसी की बैक पर 8 बनाया 9 बनाया, उससे पूछते थे ये बता मैंने क्या लिखा है। तो वही गेम है ग्राफे एस्थेशिया। इसके अंदर आपका जो है वो आइज क्लोज करके या उसकी बैक पर आप कुछ भी लिखेंगे तो उससे पूछेंगे कि ये मैंने क्या लिखा। ओके, अब आगे देखते हैं हम रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस हमारे 3 रिफ्लेक्सेस हैं। सबसे पहले है बाइसेप जर्क जो C5 C6 के लिए। बाइसेप जर्क्स कैसे करते हैं, जो हमारा नी हैमर होता है ना, उसको हम बाइसेप के इंसर्शन के पॉइंट पर मतलब उसको थोड़ा सा हिट करेंगे। हिट करने के बाद जो काम होता है हमारा बाइसेप्स का काम क्या होता है, एल्बो फ्लेक्शन। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर हिट करेंगे तो हल्का सा हमें मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा एल्बो फ्लेक्शन का। ओके, सेकेंड वन है सुपिनेटर जर्क जो है हमारा C6 C7 के लिए। सुपिनेटर जर्क के लिए हम यहाँ पर जो इसकी एंकल है उसके पास वो करेंगे और हमें देखने के लिए मिलेगा हल्का सा सुपिनेशन। ओके, और ट्राइसेप्स जर्क जो C6 C7 C8 के लिए है, उसके अंदर हम यहाँ पर इस तरीके से पेशेंट के हैंड को हैंग कर देंगे। ठीक है, ये इसका फेस है पेशेंट का, और ये इस तरीके से हाथ जो है हमने यहाँ से अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, किसी भी तरीके से स्टेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे जो बैक में ट्राइसेप्स का इंसर्शन होता है ना, इस पर हम हिट करेंगे हैमर से तो आपको यहाँ पर हल्का सा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा कि आपकी एल्बो एक्सटेंशन होगा। ठीक है, ये है आपका रिफ्लेक्सेस। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ों को आप एक कोऑर्डिनेट वे में करें। जैसे कि ये पेन है, अब मुझसे कोई बोले कि मुझे उठाना है, तो मेरा एक कोऑर्डिनेशन है ना कि ये पेन कितनी दूर है, कहाँ है, मुझे कैसे मूवमेंट करना होगा कि मुझे ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, कैसे किस तरीके से उठाना है। ठीक है, तो यही है कोऑर्डिनेशन के लिए। तो कोऑर्डिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, फिंगर नोज टेस्टिंग के फिंगर से नोज तक का जो सफ़र है उसको बोलते हैं पेशेंट को अपनी मेरी पेशेंट जो है अपनी फिंगर से थेरेपिस्ट की फिंगर को टच करे और फिर अपनी नोज़ तक लेकर के जाए। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो जैसे आपको, मतलब एक कोऑर्डिनेशन चेक करनी है बस। डिसडाइडोकॉनेशिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म रैपिडली अल्टरनेटिव मूवमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट अल्टरनेटिव मूवमेंट्स को परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, रैपिडली नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत स्लोली करेगा। थर्ड वन है रिवॉन्ड फिनोमिना। रिवॉन्ड फिनोमिना के अंदर क्या करना है कि पेशेंट के दोनों हाथों पर एक रेजिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, काफ़ी रेजिस्टेंस देना है और उसको बोलना है कि वो अपने एल्बोज को फ्लेक्शन में लेकर के जाए, अपनी तरफ मोड़े, फिर एकदम झटके से उसके अपने हाथ को हटा देना है। तो क्या होगा कि हल्का सा जो है रेजिस्टेंस हटने के बाद भी वो अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही लेके जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं रिवॉन्ड फिनोमिना। तो ये भी हमें कोऑर्डिनेशन के लिए चेक करना है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ अपर लिम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा।